हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास के अंदर आपके महत्वपूर्ण आयोग है उसके बारे में देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण आयोगों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसलिए निर्वाचन आयोग के बारे में, केक के बारे में, सूचना आयोग के बारे में, सीवीसी के बारे में, आपके मानवाधिकार आयोग है उसके बारे में, नीति आयोग है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और लोकपाल वाला एक चैप्टर बचेगा, उसको हम अलग से करने वाले हैं। तो आपका निर्वाचन आयोग है, कौन सा है आयोग? आप कहेंगे निर्वाचन आयोग है। याद रखिएगा निर्वाचन आयोग के बारे में। अभी आपके इलेक्शन हुए हैं, 18वीं आपके लोकसभा के इलेक्शन हैं और आपके 16वीं विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं। तो प्रश्न बनने की संभावनाएं यहाँ से बन रही है, ये सोच के चलिएगा। स्टेटमेंट क्या बनेगा मैं बताते हुए चलूंगा कि ऐसा प्रश्न आ सकता है, ऐसा प्रश्न आए तो हैंडल कैसे करना, वो सारी चीज़ें करेंगे। दोस्तों के साथ में क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं अब ठीक हूँ, स्टोन निकल गया है और अब हम क्लास को वापस शुरू करते हैं। तो आइए, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। क्या है? एक आपका क्या है, स्थायी निकाय है और एक स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान में संविधान द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य से किया गया था। किसका गठन? निर्वाचन आयोग का गठन की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, किसके अनुसार? संविधान के अनुच्छेद आपके 324 हैं, इसके अनुसार अब ये चुनाव किस किस के करवाता है, याद रखिएगा। यानी आपका निर्वाचन आयोग चुनाव किस किस के करवाता है, यह प्रश्न पूछा हुआ है। आर्टिकल 324 के अनुसार संसद के चुनाव, संसद का मतलब एलएस के भी और आरएस के चुनाव, फिर राज्य विधानमंडल के चुनाव करवाता है, फिर राष्ट्रपति के चुनाव और उपराष्ट्रपति के चुनाव के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन और निर्देशन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका चुनाव निर्वाचन आयोग नहीं करवाता है? तो आप कहेंगे पंचायती राज के और नगर निकाय के चुनाव यह नहीं करवाता है। उसके चुनाव संविधान में अलग से व्यवस्था की गई है। आपका 73वां और 74वें संविधान संशोधन के तहत आपका क्या है, अलग से व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 243 के और आपका आर्टिकल 243 जेड ए के अंतर्गत वो व्यवस्था राज्य निर्वाचन आयोग उसके चुनाव करवाने का कार्य करता है, याद रखिएगा। तो आपका क्या है, आपका निर्वाचन आयोग एक स्थायी एवं स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद का लोकसभा, विधानसभा और आपका क्या है, विधान परिषद के हो गए या आपके क्या हो गया, राज्यसभा के हो गए, राष्ट्रपति के हो गए, उपराष्ट्रपति के हो गए, इनके चुनाव करवाने का कार्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्यों में होने वाले पंचायतों और नगर निगमों में, नगर निगम के जो चुनाव हैं उसमें चुनाव आयोग का कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारतीय संविधान में अलग से राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है। ये आयोग आर्टिकल कौन से, आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 जेड ए के अंतर्गत है। ये आर्टिकल 243 के 243 जेड ए के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग होता है। यह चुनाव करवाता है, जिसके बारे में हमने राजस्थान के अंदर पहले ही पढ़ चुके हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, यह भारतीय निर्वाचन आयोग है, 324 के तहत एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है। आपसे पूछे ये किस प्रकार का आयोग है, आप कहेंगे संविधान में वर्णन है, यह संवैधानिक आयोग है। कैसा है? संवैधानिक आपका क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखिएगा। चुनाव किसके करवाते हैं, यह प्रश्न बनता है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। अगला आपके क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के चुनाव में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध है। अब क्या क्या उपबंध है और क्या क्या उपबंध नहीं है, वो हम सारी चीजें इसके बारे में देखेंगे। तो आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के संबंध में कौन से उपबंध है? पहला देखो कि निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बनता है। आपको मालूम है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और दो अन्य आयुक्त होते हैं, ये तीनों मिलकर आपका भारत का निर्वाचन आयोग बनता है। ये 3 सदस्यीय मेंबर है आपके यहाँ पे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? याद रखना, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की क्या करता है? प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति करता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए यदि आवश्यक समझे तो राष्ट्रपति
करेगा प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों के अधीन और निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्त और पदावधि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। इसका मतलब भारत के संविधान के अंदर इसका वर्णन नहीं है कि ये कितने साल का इनकी पदावधि होगी। इसके लिए संसद कानून बना के आपके क्या है, इनकी सेवा शर्तें, इनकी पदावधि से संबंधित शर्तों को जोड़ा है। बाकी संविधान के अंदर वर्णन नहीं है। तो आपका संविधान में क्या वर्णन है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य आयुक्तों से मिलकर होगा और उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रादेशिक आयुक्तों को की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, निर्वाचन आयोग की सलाह पर करेगा, जो उसको सहायता दे सके। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि 1950 आपका 25 जनवरी 1950 को इसकी क्या स्थापना हो जाती है? आपके निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में होती है। 1950 से लगाकर 15 अक्टूबर 1990 तक यानी 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। यहां से प्रश्न बनता है, जरूर बनता है। कैसा बनेगा अभी मैं आपको सामने आके बताने वाला हूं कि ऐसा प्रश्न बनेगा। एक याद रखिएगा कि 1989 तक आपका एक सदस्यीय निकाय था। मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। कब की थी? 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन राजीव गांधी जी लेके आए थे। 61वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके माध्यम से मत देने की वयस्क मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद में भाई काम अब बढ़ गया ना, कार्यभार बढ़ गया। पहले 21 साल के थे, अब ये 3 साल का और बच्चे शामिल हो गए, तो इनकी पर्चियां बनवाना, इनके आपके नाम जुड़वाना, तो कार्यभार बढ़ा। तो कार्यभार बढ़ा तो 1989 16 अक्टूबर को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए 2 अन्य आयुक्तों को नियुक्त किया। इसके बाद आयोग क्या बन गया? बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लग गया। इसमें 3 निर्वाचन आयुक्त, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त है। हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्त के पद को आपके वापस क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। एक बार स्थिति वापस पहले जैसी हो गई कि एक सदस्यीय आपका निर्वाचन आयुक्त बना दिया गया निर्वाचन आयोग। लेकिन फिर अक्टूबर 1993 में आपका 2 सदस्यीय आपका 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से आज तक यह निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर कार्य कर रहा है, जिसमें 3 निर्वाचन आयुक्त है। प्रश्न क्या बनेगा? अब देखो मैं बता रहा हूं। प्रश्न आपसे स्टेटमेंट बनेगा कि भारतीय संविधान में मूल रूप से भारतीय संविधान है, इस भारतीय संविधान में मूल रूप से आपका निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय है। निर्वाचन आयोग आपका क्या है? बहुसदस्यीय है। ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो आपको याद रखना सदस्य ही है, तो ये बोल देना कि ये स्टेटमेंट आपका क्या है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि 1989 में क्या है? 1989 तक आपका कब? 15 अक्टूबर 1989 तक, 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक ये आपका क्या है? एक सदस्यीय निकाय था। क्या था? एक सदस्यीय निकाय था, याद रखिएगा। लेकिन इसके बाद में आपका 16 अक्टूबर, कब? 16 अक्टूबर 1989 के अंतर्गत इसको राष्ट्रपति जी ने आदेश करके क्या कर दिया गया? बहुसदस्यीय बनाया गया था। क्या बनाया गया? बहुसदस्यीय बना दिया गया। लेकिन इसको वापस क्या कर दिया गया? आप कहेंगे इसको वापस आपके क्या है? एक सदस्यीय बनाया, लेकिन उसके बाद 1993 के बाद से आपका क्या है? ये आयोग बहुसदस्यीय है। तो आपका संविधान में मूल रूप से आपका क्या है? ये बहुसदस्यीय निकाय नहीं है। वर्तमान में इसमें 3 ही मेंबर है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 आपके क्या है? अन्य आयुक्त है, याद रखिएगा। अब आपके चुनाव आयोग से संबंधित क्या है? चुनाव आयोग चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों की और कार्य संचालन अधिनियम 1991 है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि चुनाव आयोग के आपके क्या है? सेवा शर्तें, इनके कार्यकाल से संबंधित संविधान में प्रावधान नहीं है। कहा गया कि संसद कानून बना के वो प्रावधान करेगी, तो संसद ने इनकी सेवा शर्तों के लिए और कार्य संचालन के लिए अधिनियम बनाया। उस अधिनियम का नाम आपका 1991 है। आप कहेंगे 1991 है, याद रखिएगा। इसके अनुसार आपके क्या क्या प्रावधान है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य आयुक्त आपके पास समान शक्तियां होगी। चाहे आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, चाहे आपके
आपके क्या है, दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, तीनों के पास में पावर क्या है, सम्मान है, साथ ही उनके वेतन भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी एक दूसरे को आपका एक समान मिलेगा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के क्या होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के सम्मान आपका वेतन भत्ते इनको मिलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच में यदि विचार के अंदर मतभेद होता है तो आयोग हमेशा बहुमत के आधार पर फैसला लेगा। क्या करेगा, फैसला लेगा। आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय लेगा और इनका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक है, जो पहले हो तक होता है, और वे किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकता है। लिखित में क्या है, त्याग पत्र। तो आपके अधिनियम 1991 के अनुसार क्या प्रावधान किए कि चाहे एक हो चाहे दो हो, तीनों के लिए शक्तियां समान हैं, वेतन हो चाहे अनुलाभ हो, तीनों के लिए बराबर है। यदि आपके विचारों में मतभेद हो तो निर्णय बहुमत के आधार पर लेंगे और कार्यकाल आपका 6 वर्ष और 65 वर्ष जो भी इन दोनों में से पहले हो वो कार्यकाल होगा, और आप नहीं रहना चाहते इस पद पर तो आप क्या त्याग पत्र दे सकते हो राष्ट्रपति को। ऐसा हुआ था इस बार, एग्जाम्पल आप देखा होगा। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य के लिए निम्नलिखित आपके क्या है, उपबंध है। मतलब आपका निर्वाचन आयोग है, इसकी स्वतंत्रता को बनाने के लिए आपके निम्नलिखित प्रावधान हैं। अब बताओ क्या प्रावधान हो सकता है कि इनको जो आपका पदावधि है वो सुरक्षित है, मतलब इनको जो हटाने के प्रावधान होंगे वो निर्वाचन आयोग के आपको हटाने के प्रावधान होंगे, वो किसके अनुसार होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जैसे न्यायाधीशों के ऊपर महाभियोग लगाकर सिद्ध कदाचार और असमता के आधार पर वही इनके ऊपर होगा। मतलब जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत की प्रक्रिया है, जो कि एक कठिन प्रक्रिया है। इसका मतलब इनको स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए एक इनका उपबंध किया गया था। दूसरा, जब ये पोस्ट पे आपके क्या है आ गए तो इनकी जो सेवा शर्तें हैं, तो सेवा शर्तों में फिर गैर लाभकारी आपके क्या है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। और तीसरा है कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको यदि हटाया जाएगा तो मुख्य निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर ही हटाया जाएगा, ऐसे नहीं हटाया जा सकता है। तो इनकी सुरक्षा से संबंधित उपबंध क्या है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की क्या है, सुरक्षा है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से या उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति व आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। केवल और केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात हो रही है, ना कि वो 2 अन्य आयुक्त है। अन्य 2 आयुक्त को हटाना होगा ना, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त से पूछा जाएगा। आगे मैंने लिखा है इसमें, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इसका मतलब इनके कार्यकाल की क्या दी गई है, सुरक्षा दी गई है, ताकि वो आपके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवा सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात उसके लिए गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार नियुक्त कर दिया फिर बोलो कि हम तो आपको पैसे आपके 50,000 रुपये महीना ही देंगे, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन आपने ये कर दिया, पद के ऊपर आ गए, उसके बाद में उसमें चेंजेस नहीं हो सकता है। एक ही आपका है आर्टिकल 360 के तहत यदि वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है उस कंडीशन में कम किया जा सकता है। लेकिन आपका क्या तीसरा, अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। इसका अर्थ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मिलने वाली सुरक्षा अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए उपलब्ध नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक सुविधा मिलती है, कौन सी मिलती है ये बताइए आप। आपके क्या है, एक आपके क्या है, सुरक्षा मिलती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट को जैसे न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जाता है, उसी प्रकार से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा। लेकिन जो 2 अन्य आयुक्त हैं उनको तो कैसे हटाया जाएगा, तो आप कहेंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जाएगा। इसका मतलब तीनों को यहाँ पे समानता नहीं दी गई है हटाने के संबंध में। अगला क्या है, निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा निर्देश दिए गए, लेकिन इसमें कुछ दोष भी है। अब ये दोष कौन कौन से हैं आपको बताने हैं कि कौन से दोष हैं। पहला देखो, संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता नहीं दी गई है, संविधान में निर्धारित योग्यता नहीं दी गई है। आपके निर्वाचन आयोग के सदस्यों को आपको स्टेटमेंट मिलेगा आर्टिकल 324 के तहत भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की आपके योग्यता का वर्णन है। आप सीधा कहेंगे कि योग्यता का वर्णन नहीं है, क्योंकि यह दोष है, यानी यहां पे वर्णन किया ही नहीं गया है। दूसरा, संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है
है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि क्या होगी। मैंने क्या बताया कि पदावधि का वर्णन नहीं है, योग्यता का वर्णन नहीं है, तो आपके क्या है, चुनावों से संबंधित अधिनियम लेके आते हैं 1991, उसके तहत बताते हैं वेतन समान मिलेगा, वेतन समान मिलेगा, विचारों में मतभेद है तो बहुमत के आधार पर फैसला लेंगे, और तीसरा आपका क्या था, 6 वर्ष या 65 वर्ष की पदावधि होगी। तो ये आपके पदावधि संविधान में वर्णित नहीं है, ये संसद के कानून के द्वारा आपके बनाई गई है। वेतन भत्तों के संविधान में वर्णन नहीं है, ये संसद कानून बना के करेगी, और इनकी जो योग्यता है वो संविधान में वर्णित नहीं है। संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है। आपने देखा होगा कि निर्वाचन आयुक्त क्या है, चुनाव लड़ लेते हैं, जैसे टीएन सेशन साहब ने भी चुनाव लड़ा था, टीएन सेशन है, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे हैं। तो ये आपके 3 दोष है, मुख्य परीक्षा में आए तब भी आपके ये काम हो जाएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आपका निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता निष्पक्ष काम करने के लिए कुछ दिशा है, लेकिन इसमें कुछ दोष हैं। कौन से दोष है बता दीजिए, 1 2 3। ये आपका क्या है, योग्यता नहीं है। दूसरी बात इसमें क्या है, पदावधि का वर्णन नहीं है। तीसरा, ये जो आयुक्त है इनका कार्यकाल पूरा हो गया, उसके बाद ये दूसरी जगह और पोस्टिंग कर लेते हैं, अपने आप को नियुक्त कर लेते हैं, तो इनकी रोक नहीं लगाई गई है, याद रखिएगा। अगला क्या है कि इनके कार्य क्या है, शक्तियां क्या है, ये तो अब जब चुनाव आते हैं ना, चुनाव के समय आप बहुत करीब से देखते हैं। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भूभाग, उनका एरिया डिसाइड करते हैं। जैसे आपका बालोतरा, बाड़मेर और जैसलमेर का 1 लोकसभा क्षेत्र है, जोधपुर का आपका 1 लोकसभा क्षेत्र है, पाली लोकसभा क्षेत्र आपके ओशिया तक फैला हुआ है। तो ये लोकसभा क्षेत्र का, यानी ये निर्वाचन क्षेत्र का डिसाइड करने का काम कौन करता है, तो परिसीमन आयोग का जो अधिनियम है उसके आधार पर आपके क्या है, भारत के निर्वाचन क्षेत्रों का आपके निर्धारण किया जाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। समय समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। चुनाव से 3 महीने 6 महीने पहले आपके क्या है, आपके एड आते हैं कि कोई मतदाता आपके 18 साल से अधिक कोई का युवा है तो वो आपके क्या है, अपने आप को नामावली के अंदर जुड़वा लीजिए। इसके लिए आप क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो ये भी कार्य कौन, निर्वाचन आयोग है। निर्वाचन की तिथि और समय सारणी निर्धारित करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, ये भी निर्वाचन आयोग का काम है। मीटिंग करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि इतने चरणों में चुनाव होगा, 7 चरणों में 18वीं लोकसभा के चुनाव होंगे, राजस्थान के 2 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे, एक आपका 19 तारीख को होगा और दूसरा 26 अप्रैल को होगा, ऐसा कहा गया। ये चीजें अभी देखिए, फील करो कि हाँ ये कार्य मैंने देखा है। तीसरा, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, उन्हें निर्वाचन चिन्ह आपका क्या है, आवंटित करना। जैसे आपके आरएलपी पार्टी है, इनको आपके क्या है, आरएलपी पार्टी है, इनको आपके किसका चिन्ह दिया गया, बोतल का चिन्ह दिया गया है। जैसे आपके कांग्रेस है तो उसको आपके कांग्रेस का हाथ का निशान दिया गया, बीजेपी को कमल का निशान दिया गया, आपके हाथी का निशान आपके किसको, बीएसपी को दिया गया है। तो ये सारी चीजें आपके क्या है, मान्यता देते हैं दलों को, साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं। फिर क्या है, दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह के संबंध में हुए विवाद के समाधान के लिए भी आपके क्या है, न्यायालय की तरह कार्य करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपकी शिवसेना पार्टी है, शिवसेना का शिंदे गुट और शिवसेना का बाला साहब आपके गुट हो गया, उद्धव ठाकरे गुट हो गया। जब इससे शिवसेना 2 भागों में विभाजित हो गई, कौन सी असली शिवसेना है, कौन सी नकली शिवसेना है, इस विवाद का समाधान भी आपका निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी आपके क्या है, नियुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, अधिकारी। जैसे एक 18वीं लोकसभा के अंतर्गत महाराष्ट्र में एक चुनाव है, वहां पे आपके क्या है, बटन दबाते हुए जब उसके अंतर्गत आपका वीडियो वायरल हो गया तो वहां पे क्या है, जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है। निर्वाचन के समय दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना, यानी आपको शाम को इतने बजे के बाद में आप भाषण नहीं दे सकते हो, इतने बजे के बाद में आप कुछ नहीं बोल सकते हो। फिर आपका क्या है, 48 घंटे पहले आपके क्या चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हो, जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकते हो, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकते हो। यह आपकी आचार संहिता आपके निर्धारित करता है। दलों के लिए भी करता, उम्मीदवार दलों के लिए कैसे करता है, दलों के लिए कहा गया कि आपके जितने कैंडिडेट करते हो उनके ऊपर कितने केस है वो अखबार के अंदर प्रकाशित करो। निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टीवी कार्यक्रम की सूची तैयार करता है। बीजेपी के आपके कितने एड आएंगे, आपके कांग्रेस के कितने एड आएंगे, इसके रेडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर, ये सारा डिसाइड किसका होता है, याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग डिसाइड करता है। क्या है, निर्वाचन आयोग आपका डिसाइड करता है। संसद सदस्य
सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। किसको सलाह देता है? राष्ट्रपति को। विधानमंडल के सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित मसलों पर आपके राज्यपाल को सलाह देता है। क्या है? राज्यपाल को। आर्टिकल 103 के तहत तो राष्ट्रपति को, आर्टिकल 191 के तहत राज्यपाल को। मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितता के आधार पर आपका निर्वाचन क्या कर देना? रद्द कर देना। निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति और राज्यपाल से क्या है? आग्रह। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उस दिन से सारे के सारे कर्मचारी आपके निर्वाचन आयोग के अंडर चले जाते हैं। मतलब आपके राज्यपाल से आग्रह करते हैं, कलेक्टर को आपके फिर हटाने का पावर तक आपका निर्वाचन आयोग के पास में आ जाता है। समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना, राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों में 1 वर्ष समाप्त होने के पश्चात निर्वाचन कराए जाए या नहीं करवाए जाए, यह भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना, क्या करना? पंजीकृत करना तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय आपके क्या है? पार्टी का या दल का दर्जा देना। मतलब आपके इतने प्रतिशत वोट मिलेंगे, इतने राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा है तो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगा। 8% वोट परसेंटेज है तब आप क्या राज्य पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी बन जाओगे। वो सारा डिसाइड किसका है? निर्वाचन आयोग का डिसाइड होता है। फिर अगला जो टॉपिक आता है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे आपका क्या कहते हैं? केग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केग कहा जाता है। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है भाई? केग कहा जाता है। याद रख लेना, इसको केग कहते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 148। इसे संक्षेप में लेखा महालेखा परीक्षक कहा जाता है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का भी क्या होता है? मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का क्या है? नियंत्रक होता है। यह संरक्षक भी है और नियंत्रक भी है। इनका नियंत्रण राज्य और केंद्र दोनों स्तर के ऊपर होता है। यह लेखा का जांच आपके राज्य स्तर पे भी करता है और केंद्र के स्तर पे भी करता है। इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान और संसद की विधि के तहत प्रशासन को संभालते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है ना, भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण आपका अधिकारी कौन है? केग है। क्योंकि इससे अनियमितता का पता चलता है कि पैसा जिसके लिए आवंटित हुआ वहां खर्च हुआ कि नहीं हुआ, पैसा जिसके आपका जिस रूप में खर्च होना था उस रूप में खर्च हुआ कि नहीं हुआ, जिस क्वालिटी के साथ में आपका कंटेंट आना चाहिए था या आपका क्या प्रोडक्ट आना चाहिए था वो आया कि नहीं आया, ये आपका केग क्या करता है? उसकी जांच करता है। यानी ये आपका क्या पड़ताल करता है? जांच पड़ताल करने का कार्य करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, कार्यभार संभालने से पहले ये राष्ट्रपति के सम्मुख शपथ लेता है। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका जो केग है वर्तमान में आपके कौन है? आपके क्या है? आपके मुर्मू जी है। कौन है? आपके मुर्मू जी है। याद रखना, ये केग है वर्तमान के अंदर। ये आपके क्या कार्यभार संभालने से पहले शपथ ली थी। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, भारत की एकता और अखंडता की शपथ सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक अपनी पूरी योग्यता और आपके क्या है? ज्ञान व विवेक, क्या है? ज्ञान व विवेक से अपने पद कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। संविधान और विधियों का क्या है? मर्यादा बनाए रखूंगा। इस प्रकार की ये शपथ लेते हैं आपके कौन? केग लेते हैं। आपका आर्टिकल 148 के तहत केग का वर्णन किया हुआ है। नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं, शपथ आपके राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब इनका कार्यकाल की बात आती है तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष है। यानी जो भी पहले हो, या तो इनके 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या इनकी 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए, तब तक इनका कार्यकाल है। और राष्ट्रपति को किसी भी समय अपना क्या है? लिखित में त्याग पत्र दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे इसी तरीके से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। कौन सी? महाभियोग। महाभियोग की प्रक्रिया के तहत आपका हटाया जाता है, उसी रीति से इनको हटा सकते हैं। फिर आपका क्या है?
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्था है। अब ये संविधान में कौन सी व्यवस्था है इसके बारे में देखते हैं। देखो, इनका हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आपके क्या न्यायाधीश को हटाते हैं। जिस प्रकार से महाभियोग उनके ऊपर लगता है, 100 सदस्य आपके लोकसभा में, 50 सदस्य राज्यसभा में लिखित में देंगे, स्वीकार करेंगे आपके अध्यक्ष या सभापति, तभी वो आपका आगे क्या है जांच कमेटी बैठेगी, 3 सदस्यीय, वो जांच करेगी। उसके बाद में आपका क्या है 2/3 से प्रथम सदन आपका दोषी पाएगा, उसको पास करेगा, फिर सेकंड सदन के पास जाएगा, वो भी यदि मानता कि दोषी है तब आपका हटाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो इनको कार्यकाल की सुरक्षा है, क्योंकि आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। क्या है? आसानी से नहीं, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जटिल है। तो इसे कार्यकाल की सुरक्षा है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लेखित कार्रवाई के जरिए ही हटाया जा सकता है। यह अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वो भारत सरकार का हो, चाहे वो राजस्थान सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, वो पद ग्रहण नहीं करेगा। क्या है? कोई भी पद नहीं ग्रहण करेगा। मतलब कोई लालच नहीं है। जब आपके पास में लालच ही नहीं रहेगा कि मुझे आगे जाने पे ये पोस्ट मिलेगी, तब कोई व्यक्ति चापलूसी नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? कोई व्यक्ति किसी के आपकी मीठी मीठी बातें नहीं करेगा कि हाँ ये रिपोर्ट सही है, ऐसा नहीं। तब आपका क्रिटिकली एनालिसिस हो पाएगा कि आपके इस मद पे पैसा खर्च हुआ कि नहीं हुआ, उसी क्वालिटी से हुआ कि नहीं हुआ, उसी वे से हुआ कि नहीं हुआ। वो तभी जांच होगा जब उनको फ्रीडम मिलेगी, उनको सुरक्षा मिलेगी। तो इनको आगे कह दिया कि ये लास्ट पद है, इसके बाद कोई पद नहीं मिलेगा, इसलिए ये क्या है स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। इसका वेतन और भत्ते, आपका सेवा शर्तें संसद द्वारा डिसाइड होती है और संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के अनुसार इनको वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होता है। इनका वेतन किसके? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जितना वेतन मिलता है इतना इनको भी मिलता है। इनके वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन, निवृत्ति की आयु में, इसके अधिकारों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं। मतलब आपके क्या है, लाभकारी परिवर्तन कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, लेकिन घटा नहीं सकते हो। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। भारतीय लेखा परीक्षक लेखा विभाग के कार्यकाल में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होगी जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा आपके क्या है विहित की जाएगी। और आपका छठा क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक वे, कहने का मतलब है कि जो आपका केग का कार्यालय है ना, उसके जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, वो आपके क्या उसको स्वतंत्रता है कि किस व्यक्ति को रखना, किसको नहीं रखना है। उसके जो व्यक्तियों के जो वेतन पेंशन है वो भी भारत की जो संचित निधि उस पर पारित होगी, उसके ऊपर वोटिंग नहीं होगी। यदि आप कर दो, आप किसी अच्छे व्यक्ति को लाके नियुक्त करते हो और बोला कि हम तो संचित निधि से भारित हुए पारित ही नहीं करेंगे, तब वो व्यक्ति काम थोड़ी करेगा, वो छोड़ के चला जाएगा। तो आपका क्या है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिसके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उसके संबंध में संदेश सभी वेतन भत्ते पेंशन है भारत की संचित निधि पे पारित होगी और मतदान नहीं होगा संसद के अंदर। उस भारित व्यय पर मतदान नहीं होगा, तभी वो आपका क्या है स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम हो पाएगा। याद रखिएगा। अगला क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 151 आपका कौन सा है, 151 अनुच्छेद है। यह संसद को अधिकार देता है कि वो केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्याख्यात करें। मतलब किस किस के आपके, जैसे आपका PSUs के मामले देखेगा क्या, और किस किस के मामले देखेगा, ये केंद्र सरकार में मतलब संसद आपके क्या है इनको अधिकार देती है। आर्टिकल 151 के तहत इनके लिए आपका 1971 का अधिनियम बनाया गया है। संसद व संविधान द्वारा इनको कार्य और कर्तव्य दिए गए। क्या क्या कार्य हैं, ये कार्य से प्रश्न पूछा गया है। वह कौन, केग, भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि, प्रत्येक संघ शासित केंद्र जहां पे आपके विधानसभा है उसकी आपके क्या है लेखाओं के संबंधित परीक्षा करता है। वह भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि, प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से संबंधित लेन देन की क्या करता है, लेखा परीक्षा करता है। आपने सही तरीके से टेबलें खरीदी कि नहीं खरीदी, आपने जो गाड़ी खरीदी मंत्री के लिए उसके लिए कहीं पैसा ज्यादा तो नहीं दिया, वो सारी जांच करता है। वो केंद्र सरकार व राज्य सरकार के किसी विभाग के द्वारा जो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कुछ खरीदा कुछ बेचा, वो फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित लाभ या हानि लेखाएं, तुलन पत्र या अन्य अनुषंगी लेखाओं की भी क्या करता है, लेखा परीक्षा करता है।
वो केंद्र या राज्य के राजस्व से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकायों और प्राधिकरणों की प्राप्तियों और व्यय का क्या करता है, आप कहेंगे लेखा जोखा करता है। क्या करता है भाई, लेखा जोखा करने का कार्य करता है। और इसका क्या काम है, वो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए केंद्र व राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले सभी निकायों और प्राधिकरणों के खातों की भी लेखा परीक्षा करते हैं। ऐसा तो नहीं कि तुम केंद्र सरकार से अनुदान ग्रांट प्राप्त किए, राज्य सरकार से तुमने अनुदान प्राप्त किया और वो आपने ऐसे ही कोई डांसर प्रोग्राम करके पैसे उड़ा दिए हो, ऐसा तो नहीं किया है। तब वो लेखा परीक्षा करता है कि पंचायत समिति को इतना पैसा मिला, वो रोड बनी कि नहीं बनी, मतलब आपके क्या है, उसका भी लेखा किया जा सकता है। जो ग्रांट मिलती है ना निकायों को, उन निकायों के भी खातों की जांच कर सकता है। वो केंद्र व राज्य की सभी प्राप्तियों का लेखा जोखा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इससे संबंधित नियम और प्रक्रिया राजस्व के आपके निर्धारण, संग्रह और उचित आवंटन संबंधी प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। ये आरएस मेंस में पूछा, पिछली बार भी पूछा, इस बार भी पूछा। वो केंद्र और राज्य सरकारों के सभी कार्यालयों विभागों में रखे गए सभी स्टोर और स्टॉक के खातों का क्या करता है, कितना कितना माल पड़ा है, कितना माल बिक चुका है, किस दर से आया, किस दर से बेचा जा रहा है, वो सारी चीजें जांच करता है। वो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के खातों की, सभी सरकारी पीएसयूज है उनकी जांच करने का कार्य करता है खातों की। वह उन सभी निगमों के खातों का लेखा परीक्षा करता है जो विधियों में लेखा परीक्षा का आपके क्या है, उनके द्वारा लेखा परीक्षा का प्रावधान है कि भाई सरकार ने यह प्रावधान कर दिया कि उस कंपनी का करना है, उस निगम का करना है, तो वो करेगा। वो राष्ट्रपति को इस बात की सलाह देता है और राज्य के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो किसको सलाह देता है कि केंद्र और राज्य के लेखा किस रूप में रखे जाने चाहिए। ऑप्शन था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आपके राज्यपाल, और इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, किसको, राष्ट्रपति को। ये भी प्रश्न आपके क्या है, पूछा गया है कि वो रिपोर्ट किसको देता है। वो केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट आपके राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन था वो संसद को देता है, वो केंद्र सरकार को देता है, और वो आपके किसको, राष्ट्रपति को देता है, या वो प्रधानमंत्री को देता है। याद रखना, वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है आर्टिकल 151 के तहत। वो राज्य सरकार के लेखों से संबंधित जो रिपोर्ट होती है ना, वो राज्यपाल को देता है, और जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखवाता वो भी आर्टिकल 151 के तहत है। याद रखिएगा, केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को, राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। वो किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगम का निर्धारण और प्रमाणन करता है। ये अनुच्छेद 289 है, आपका 279 है, और उसका प्रमाण पत्र अंतिम होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वह यानी केग किसी कौन व्यक्ति किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगम का निर्धारण और प्रमाणन करता है, और उसका प्रमाणन हमेशा अंतिम होता है। ये कौन करता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष केग, ऐसे ऑप्शन सेट किए हुए थे। याद रखना, शुद्ध आगम का निर्धारण करने का कार्य, शुद्ध आगम का निर्धारण करने का कार्य केग का होता है, और उसका प्रमाण पत्र ही अंतिम होता है। यह प्रश्न पूछा गया है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि वह संसद की लोक लेखा समिति, आपका लोक लेखा समिति, जिसके हमेशा हेड कौन होते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, आपके कौन होते हैं, आप कहेंगे एलओए होता है। जैसे अभी इस समिति के आपके अध्यक्ष कौन है, इस समिति के चेयरपर्सन कौन है, तो राहुल गांधी है। राज्य के अंतर्गत इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो एलओए होते हैं। जैसे अभी टीकाराम जूली है, तो गाइड, इसके गाइड के रूप में, इसके मित्र के रूप में, इसके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। कौन करता है, आप कहेंगे केग करता है। तो ये केग के आपके क्या थे, कार्यों के बारे में हमने डिस्कशन किया। क्या है, केग के जो कार्य थे, इन केग के कार्यों के बारे में डिस्कशन किया। आगे क्या है कि सीएजी को अपने लेखा परीक्षा के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कुछ शक्तियां प्राप्त है। अरे भाई शक्ति है, केग साहब जाए रिपोर्ट जांच करने के लिए, पुलिस आए राजस्थान की, उनको बाहर निकाल दे, ऐसा होगा क्या? तो इनको कुछ शक्तियां दे दी, पावर दे दी। जैसे ही साहब आएंगे, केग साहब सब हट जाएंगे, तो इनको पावर है क्या, किसी भी कार्यालय या विभाग का ये निरीक्षण कर सकते हैं जो उसकी लेखा परीक्षा के क्या हो, अधीन हो। सभी लेन देन की क्या कर सकता है, जांच कर सकता है, और कार्यालय या विभाग के प्रभारी व्यक्ति से सामने बैठा के पूछताछ कर सकता है। किसी भी लेखा परीक्षा संस्था से किसी भी रिकॉर्ड को मंगवा सकता है, कागजात को, दस्तावेज है, इनको आपके मंगवाने का भी कार्य कर सकता है। लेखा परीक्षा की सीमा और तरीके का क्या लेता है, निर्णय करता है। यदि समय ज़्यादा लग रहा है तो भी कोई बात नहीं, वो आपके क्या है, इसका डिसीजन लेता है। ये इनको शक्तियाँ मिली हुई है। क्या मिली हुई है भाई, शक्तियाँ मिली हुई है, याद रखिएगा।
अगला जो आयोग आपके कौन सा है, अगला आपका सीवीसी है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है। जब हम टीकाराम पालीवाल को पढ़ रहे थे, वो इस कमेटी के मेंबर थे, आपके भ्रष्टाचार से संबंधित संथानम समिति थी, उस संथानम समिति के मेंबर कौन थे? टीकाराम आपके पालीवाल थे, मैंने बताया था, याद रखिएगा, उसको भी क्वेश्चन बन सकता है। अब ये सीवीसी के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये भ्रष्टाचार से संबंधित मामले होते हैं उसको रोकने का कार्य करता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने की एक प्रमुख संस्था है। क्या है? प्रमुख संस्था है। सन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव, केंद्र सरकार के द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ है। किसका? सीवीसी का गठन हुआ है। आपके क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ है। किस समिति की? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बनाई गई संथानम समिति की सिफारिश पर इसका गठन हुआ है। आरएस के अंतर्गत, आरएस 2021 में पूछा था, आरएस 2021 में पूछा था, आरएस 2016 के अंतर्गत पूछा था और आरएस 2013 में पूछा है। 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। आरएस के अंदर ही किस समिति की सिफारिश पर? संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन होता है। 1964 में होता है। इस समिति, ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए समिति थी और इसके मेंबर राजस्थान से भी एक थे जिसका नाम था टीकाराम पालीवाल था। इन्होंने विद्यार्थी यूथ लीग की भी स्थापना 1929 में दिल्ली में की थी। मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा रखी, वही पढ़ लेना उनको। मूलतः केंद्रीय सतर्कता आयोग ना तो एक सांविधिक संस्था है और ना ही संवैधानिक है। यानी मूलतः शब्द यूज है। मूलतः का मतलब है कि जब 1964 में जब सीवीसी बना था उस समय ना तो ये सांविधिक संस्था, यानी ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। क्यों? क्योंकि एक आपका सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया और उस प्रस्ताव के तहत उसका गठन होता है 1964 के अंदर सीवीसी का। इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यह आपका संविधान में इसका वर्णन नहीं है और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी थी। मैं शब्द यूज कर रहा हूं थी। कब? पहले 1964 के समय, क्योंकि उस समय एक प्रस्ताव से इसको बनाया जाता है, ना कि संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर। लेकिन वर्ष 2003 के अंतर्गत एक अधिनियम बनाया जाता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, और इस सीवीसी एक्ट 2003 के अंतर्गत इसको आपके संवैधानिक दर्जा न देकर वैधानिक दर्जा दिया जाता है। याद रखिएगा, ये आपका ना तो स्वाधिक आपका संस्था थी और ना संवैधानिक, मतलब शुरुआत के अंदर, लेकिन बाद में इसे केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा इसको कौन सा दर्जा दिया गया है? सांविधिक दर्जा, यानी वैधानिक दर्जा दिया गया है। क्योंकि सांविधिक का मतलब होता है संसद के पटल पर बनाई गई विधि के द्वारा दर्जा देना, और संसद के पटल पर यह जब अधिनियम बना था, जब यह एक्ट बना था 2003 के अंतर्गत, तब यह दर्जा आपका वैधानिक दर्जा मिला। जब इसका 1964 से लगाकर 2003 के बीच में ना यह संस्था सांविधिक संस्था थी और ना संवैधानिक थी, लेकिन 2003 के बाद से आज तक यह संस्था कौन सी है? तो आपको याद रखना है, यह आपके क्या है? वैधानिक सांविधिक संस्था है। केंद्रीय सतर्कता आयोग को सार्वजनिक हित खुलासे सूचना देने वाले का सुरक्षा प्रस्ताव 2004 के तहत सूचना देने वाले द्वारा भ्रष्टाचार या कार्यालय शिकायत प्राप्त करने या उन पर कार्रवाई करने हेतु अभिकरण बनाया गया है। क्या है? अभिकरण बनाया गया है। अब ये जो संरचना इसकी क्या है, ये जो सीवीसी है इसकी आपके क्या है? संरचना क्या है? तो संरचना क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। सतर्कता आयोग आपका आयुक्त व 2 या 2 से अधिक आपका क्या है? 2 या 2 से कम सतर्कता आयोग, यानी इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम आपके क्या है? एक तो सतर्कता आयुक्त हो सकता है और 2 आपके क्या है? अधिकतम 2 आपके सतर्कता आयुक्त हो सकते हैं। एक तो आपका क्या है? मुख्य सतर्कता आयुक्त जो अध्यक्ष होगा, और 2 आपके क्या है? एक्स्ट्रा आपके सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है। इस समिति का भी प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से सीवीसी के आपके क्या है? आयुक्त व अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करने के लिए समिति गठित होती, उसमें कौन शामिल नहीं है? तो कौन शामिल है? इस समिति का प्रमुख होता प्रधानमंत्री, मेंबर के रूप में विपक्ष का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री। याद रखना, सीवीसी को आपको नियुक्त कौन करता? राष्ट्रपति करता, लेकिन राष्ट्रपति ऐसे नहीं करता, एक समिति सिफारिश करती है, वो 3 सदस्यीय समिति है, उसका हेड आपका पीएम होता है, आपका विपक्ष का लोकसभा में जो नेता होता है वो मेंबर होता है, और केंद्रीय गृह मंत्री इसका क्या है? मेंबर होता है। जैसे अभी वर्तमान की बात करें तो मोदी जी इस कमेटी के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी इसका सदस्य है, और आपके अमित शाह इसका क्या है? एक मेंबर है।
फिर आपका इसका कार्यकाल क्या है, यहाँ कार्यकाल इनका छोटा सा है, 4 वर्ष और 65 वर्ष। चार, या तो 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या इनकी आयु आपके 65 वर्ष हो जाए, जो भी पहले हो तब तक इनका कार्यकाल है। अपने कार्यकाल के पश्चात वह ना तो केंद्र व राज्य सरकार के किसी पद के योग्य नहीं होते हैं, कोई भी पद इनको नहीं मिल सकता। जिस प्रकार से केग के लिए प्रावधान था उसी प्रकार से इनके लिए ये प्रावधान किया गया है, ये प्रावधान आपके किया गया है। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य किसी भी सतर्कता आयुक्त को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों से हटाया जा सकता है। अब राष्ट्रपति कैसे हटा सकता है, यदि कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाए, यदि व्यक्ति का चरित्रहीनता यानी नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर और अपराध में दोषी हो जाए, यदि वह अपने कार्यालय में अपने कार्य क्षेत्र से बाहर किसी भी लाभ का पद क्या है ग्रहण कर लेता हो, वह मानसिक या शारीरिक कारणों से कार्य करने में क्या हो असमर्थ हो, वह कोई आर्थिक या इस प्रकार के अन्य लाभ प्राप्त करता हो जिससे आयोग के कार्य में वो क्या है पूर्वाग्रह से क्या हो जाता हो, युक्त हो जाता हो, तब उसको आपके राष्ट्रपति हटा सकता है। लेकिन और माध्यम क्या है राष्ट्रपति के हटाने का, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को आपके क्या है सिद्ध कदाचार और अक्षमता के साथ हटाया जाता है, उसी प्रकार से इनको हटाया जाएगा। राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व अन्य आयुक्तों को उसके दुराचरण और आपके क्या है अक्षमता के आधार पर उनके पद से हटा सकता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति को इस विषय का उच्चतम न्यायालय को आपके संदेश भेजना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट बोला कि हटा दो यार ये तो गलत है, तब हटा दिया जाएगा। इनके ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं लगेगी, याद रखना, इनके ऊपर महाभियोग प्रोसेस नहीं आएगा। लेकिन राष्ट्रपति इस विषय के बारे में थोड़ा सा पूछेगा सुप्रीम कोर्ट को कि क्या करूं, इसको हटा दूं क्या, तो बोलेगा हटा दो, तो हटा दिया जाएगा। सीधी सी बात है, याद कर लेना इसको भाई। फिर क्या है, इसके कार्य क्या है। अब सीवीसी को भाई गठन ही भ्रष्टाचार के लिए हुआ है कि भ्रष्टाचार को रोकना है, तो इसके कार्य क्या होगा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या उसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो। मतलब आपका 1988 के तहत आपने भ्रष्टाचार किया है अधिनियम के तहत, तब उसकी जांच करना। निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध की आपका किसी भी शिकायत की जांच करना जिसमें उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी अपराध का क्या हो आरोप हो, जैसे भारत सरकार के ग्रुप ए के कर्मचारी हो, अखिल भारतीय सेवा के आपके आईएएस अधिकारी हो या आरपीएस अधिकारी हो, केंद्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के आपके क्या है अधिकारी हो, जैसे आपके ए ग्रुप के और आपके कौन से हैं, आप कहेंगे केंद्र सरकार के जो प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के। तीसरा इसका कार्य है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना आपका सीबीआई के कामकाज की क्या करता है, कामकाज की देखरेख कौन करता है, ये प्रश्न पूछा हुआ। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना सीबीसी के आपका सीबीआई है, इसके कामकाज की कौन करता है देखरेख, तो याद रखना सीवीसी करता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को निर्देश देना। फिर आपका भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए अपराध की विशेष दिल्ली पुलिस बल द्वारा की गई जांच की समीक्षा करना कि सीबीआई वाले कहीं सरकार के आपके क्या है सरकार के कहने से तो उल्टी सीधी जांच नहीं कर रहे हैं, तो वो जांच भी ये कर सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा चलाने संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की क्या करना समीक्षा करना। फिर अगला इसका कार्य क्या है, ये केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में क्या देना सलाह देना भ्रष्टाचार से संबंधित मामला हो। केंद्र सरकार के मंत्रालय या प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर आपके क्या रखना नजर रखना। लोक हित व सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना और आपके आयुक्त कार्रवाई की क्या करता है अनुशंसा करता है, दंड नहीं दे सकता, अनुशंसा करता है। केंद्र सरकार केंद्रीय सेवाएं अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता व अनुशासनिक मामलों में नियम विनियम बनाने के लिए सीवीसी से आपका क्या लेता है, आप कहेंगे सीवीसी से सलाह लेने का कार्य करता है। क्या करता है, सीवीसी से सलाह लेने का कार्य करता है। याद रखना सीवीसी के बारे में हमने देखा, उससे सलाह लेने का कार्य किया जाता है। अगला आपका आता है केंद्रीय सूचना आयोग। कौन सा, केंद्रीय सूचना आयोग। हमने देखा था केंद्रीय सूचना आयोग क्या होता है कि आपके क्या है
जनता को आपके क्या सूचना उपलब्ध करवाई जाए जो आपके लोक प्राधिकारी के अंतर्गत हो, जिससे आपके क्या है प्रशासन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार कम हो और आपके क्या जनता तक वो शासन पहुंच सके कि हमारे द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि है वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो वो आपके सूचना के संबंधित आपका एक्ट लेके आते हैं। 2005 के अंदर केंद्र सरकार सूचना अधिनियम लेके आती है। इस अधिनियम के तहत आपके केंद्र के स्तर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से की गई थी। इस प्रकार ये आपका क्या है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन सा निकाय है, आप कहेंगे सांविधिक निकाय है। कौन सा निकाय है, संवैधानिक नहीं है, ये सांविधिक निकाय है। कौन सा है भाई, सांविधिक निकाय है, याद रखिएगा। कौन सा निकाय है, सांविधिक निकाय है, याद रख लेना है। केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है। क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त स्वतंत्र निकाय है जो इसमें दर्ज शिकायतों की क्या करता है, जांच करता है और उसका क्या है, निराकरण करता है। केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकार युक्त आपका स्वतंत्र निकाय है। इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है और दर्ज शिकायतों की जांच करता है। यह केंद्र सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में जो शिकायतें और अपीलें आती हैं उसकी सुनवाई करने का कार्य है। मतलब शिकायत आई कि आपने पीएसयू के अंदर हमने सूचना मांगी थी, वो सूचना नहीं दी है, अब हमें क्या करना चाहिए, हम आपके पास में अपील करते हैं और जो सूचना दी थी वो गलत दी गई थी, जिस सूचना के लिए जितना दर निर्धारित है उससे ज्यादा मेरे से पैसे लिए गए थे, वो यहाँ पे शिकायत आपका कर सकता है, यहाँ पे शिकायत कर सकता है। इसके बाद में क्या है, संरचना। आरंभ में संगठन के समय, गठन के समय 5 आयुक्त थे जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त था। वर्तमान में आयोग में 1 मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त शामिल होंगे। मतलब आपके क्या इससे कम हो सकते हैं, लेकिन आपके 10 क्या है सूचना आयुक्त, आपके क्या है 10 अधिकतम सूचना आयुक्त हो सकते हैं, 1 मुख्य सूचना आयुक्त है। इस आयोग का अध्यक्ष व सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। इस आयोग के अध्यक्ष होता है, इस अध्यक्ष को सार्वजनिक जीवन का क्या होना चाहिए, पर्याप्त आपका अनुभव होना चाहिए। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है और इसमें आपके प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं। इस बार आपके आरपीएससी का एक पेपर हुआ था, वहां पे पूछा था कि आपके राज्य सूचना आपका आयोग है, इसका आपका समिति कौन सी समिति की सिफारिश पर आपके इनके आयुक्तों की नियुक्ति होती है जिसमें शामिल नहीं है, ये पूछा था। तो आपके याद रखिएगा, ये केंद्र वाले में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उसमें एक ऑप्शन था वो केंद्र के लिए है, राज्य के लिए नहीं है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत आपका क्या है, एक कैबिनेट मंत्री होता है, याद रखना इस समिति में। फिर आपका क्या है, कार्यकाल क्या है, ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। यानी इनका ये नहीं बताया हुआ कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, बोला कि केंद्र सरकार डिसाइड करे। और 65 वर्ष की आयु, या तो 65 वर्ष की आयु हो जाए या केंद्र सरकार बोल दे कि 1 साल का आपका कार्यकाल रहेगा, वो दोनों में से जो भी पहले हो वो आपका इनका कार्यकाल है। राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकार से पद से हटा सकता है: यदि वह दिवालिया हो गए, नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर अपराध के दोषी हैं, यदि वे राष्ट्रपति की नजर में शारीरिक और मानसिक स्तर से अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, अक्षम हैं और वह लाभ को प्राप्त करते हुए पाए जाते हैं। किसी लाभ के पद को आपके क्या है यदि वो धारण करता है तो इनको आपके क्या है हटाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर भी हटा सकता है, लेकिन इन मामलों में किसमें, सिद्ध कदाचार और अक्षमता, इस मामले के अंतर्गत राष्ट्रपति मामले को जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजते हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट जांच के उपरांत मामले को सही पाता है तो राष्ट्रपति इस बारे में सलाह देता है, राष्ट्रपति को वो इस बारे में सलाह देते हैं कि इनको हटाओ, जल्दी से जल्दी हटाओ, ये काम अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। दिवालिया हो जाए, आपका क्या नैतिक चरित्र पतन हो जाए, फिर आपका क्या हो जाए, आप कहेंगे ये अपने आपका पद का कार्य है उसका अच्छी तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं, अक्षम हैं। फिर इनका और कौन सा था हटाने का तरीका, तो आपके क्या ये लाभ के पद पर आपके धारण किए हुए हैं साथ में, तब हटा सकते हैं। साथ ही साथ इनको सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटा लेंगे, लेकिन इस आधार पर हटाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट से फोन करके पूछेंगे क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा 2 दिन मुझे टाइम दो, मैं जांच करूंगा, जांच
करने के बाद वापस उनको सलाह देगा कि इनको हटा देना चाहिए। वेतन भत्ते अन्य सेवा मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन उनके सेवा काल में उनके वेतन भत्तों और अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा, किसी प्रकार का आपका परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियां। आयोग का यह दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी और शिकायतों का निराकरण करे। कोई व्यक्ति कहे कि मुझे पीआईओ आपका जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो। भाई कोई कार्यालय है, उस कार्यालय के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं है और वो जाए कि मैं बार बार जा रहा हूं, मेरी शिकायत लो, कोई शिकायत ही नहीं ले रहा, मैं क्या करूं, मैं आपके पास अपील करने के लिए आया हूं, ऐसी कोई यदि शिकायत है तो वो उसका निराकरण करेगा केंद्रीय स्तर का। इसने चाहिए गई जानकारी देने से मना कर दिया, मुंडी फेर ली कि मैं आपको जानकारी नहीं दे सकता, तो आपके कार्यालय और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्यालय में यदि ऐसा कोई मना करता है तो आप अपील कहां पे कर सकते हो? केंद्रीय आपके सूचना आयोग में। उसने चाही गई जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त न हो पाई हो, समय था आपके 30 दिन में, समय था 24 घंटे 48 घंटे जीवन से संबंधित आपका, और उसने आपके जानकारी दी 72 घंटे में, तब आप शिकायत कर सकते हो। यदि उसे लगता है कि सूचना के एवज में मांगी गई फीस 10 रुपए नहीं 100 रुपए ली थी, तब भी शिकायत कर सकते हो। यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गई सूचना अपर्याप्त है, झूठी है और भ्रामक है, मैंने तो यह बोला था कि इस सड़क पे पैसा कितना खर्च हुआ, उन्होंने उस सड़क का ना बता के उस सड़क के एक हिस्से का पैसा बता दिया, तब वो भ्रामक सूचना है, उसकी भी आप शिकायत कर सकते हो। सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला हो, उसकी भी आप क्या कर सकते हो? शिकायत कर सकते हो, उसकी भी शिकायत कर सकते हो। यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग इस मामले में जांच का आदेश दे सकता है स्व प्रेरणा शक्ति से। फिर अगला कौन सा है? इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। यहीं से क्वेश्चन बनता है भाई, यहीं से सीधा आपका क्या है, मैंने क्या बोला? केग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। निर्वाचन आयोग अपनी रिपोर्ट किसको? राष्ट्रपति को देता है। लेकिन सीवी आपका कौन सा है? याद रखना, सूचना आयोग है, ये रिपोर्ट देता है केंद्र सरकार को देता है। और जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता है तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर सकता है और ऐसे कदम उठा सकता है जो कि इस अधिनियम के पालन करना सुनिश्चित हो, अनुपालन करना क्या हो? सुनिश्चित हो, ऐसा वो कर सकता है, याद रखिएगा। फिर आपका आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। कौन सा आयोग आता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपके क्या है? 1993 के अंतर्गत आपके भारत की जो संसद है, इसने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का बनाया। इस अधिनियम के द्वारा आपके राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और उसी दृष्टि से देखते हुए भारत सरकार ने भी 1993 के अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इसका मतलब वो अधिनियम के तहत बना है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत बना है। इसका मतलब वो संवैधानिक निकाय ना होकर सांविधिक निकाय है, या वैधानिक निकाय है, या कानूनी निकाय है। ये एक सांविधिक निकाय है क्योंकि कानून से बना, संसद की पटल पर बने कानून से बना है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था जिसका नाम था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। कौन सा अधिनियम था? 1993 वाला। उद्देश्य उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना जिसके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों का क्या है? पूर्ण रूप से समाधान किया जा सके। क्या है? पूर्ण रूप से आपका समाधान किया जा सके। उद्देश्य क्या है? उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना जो आपके क्या है? मानवाधिकार के जो मुद्दे होते हैं ना, उसका पूर्ण समाधान हो। अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार से स्वतंत्र रूप से, अधिकारों के जो आपके क्या है अतिक्रमण हो रहा है, सरकार से स्वतंत्र रूप से देखना, ताकि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके। वो राज्य सरकार को भी बोलता है कि आप मानवाधिकारों का उल्लंघन मत करिए, आप मानवाधिकारों का पालन करिए। तो ये आपका क्या है? ये अतिक्रमण को रोकता है। सरकार भी यदि अतिक्रमण करती है मानवाधिकारों का, उसको रोकने का कार्य करता है। इस दिशा में किए गए प्रयासों को पूर्ण और सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है।
अब इसके आयोग के राष्ट्रीय आपका मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। इस समिति में कौन कौन होता है? समिति का हेड पीएम होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का उपसभापति होता है। सभापति नहीं होता भाई, क्योंकि सभापति तो आपका क्या है? उपराष्ट्रपति है। इसलिए लोकसभा का तो अध्यक्ष होगा और राज्यसभा का उपसभापति होगा। संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल का नेता, मतलब लोकसभा का विपक्षी दल का नेता, राज्यसभा का विपक्षी दल का नेता, मतलब 2 मेंबर ये हो गए। और आपका यहां से 2 मेंबर आएंगे, एक लोकसभा का, एक आपके राज्यसभा का, और एक आपका केंद्रीय गृह मंत्री होता है। तो ये समिति 6 सदस्यीय होती है। प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति नहीं उपसभापति, और सदन के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता, मतलब लोकसभा का विपक्षी दल का नेता, राज्यसभा का विपक्षी दल का नेता और केंद्रीय गृह मंत्री समिति के मेंबर होते हैं। संरचना क्या है भाई? ये आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। यानी आपके क्या है, आपके आयोग का जो अध्यक्ष है, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य न्यायाधीश हो या आपके क्या है, न्यायाधीश होना चाहिए। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त आपके क्या है, न्यायाधीश होना चाहिए। एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त आपका न्यायाधीश होना चाहिए। तो एक अध्यक्ष हो गया और आपके क्या 5 सदस्य थे, 5 में से 2 तो और न्यायाधीश आ गए, फिर आपका 3 बचा। उसमें अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी और आपके क्या है, कार्य अनुभव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कार्य अनुभव होने चाहिए। जैसे आपके 2 ये हो गए, 3 ये, 3 में से एक आपके कम से कम महिला होनी चाहिए। इनके अतिरिक्त आयोग में 7 मेंबर होंगे जिसमें एक महिला सदस्य होनी चाहिए। अब वो पदेन सदस्य कौन है? जैसे आपके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो अध्यक्ष है वो इसका पदेन सदस्य है। अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष है, ये इसका पदेन सदस्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष है, ये इसका पदेन सदस्य है। राष्ट्रीय महिला आयोग का पदेन अध्यक्ष है, ये इसका पदेन आपका सदस्य होता है। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का आपका अध्यक्ष है, ये आपके इसका पदेन सदस्य होता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग का आपका अध्यक्ष है, ये इसका पदेन सदस्य होता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त होता है, मुख्य आयुक्त होता है, ये भी इसका क्या है, पदेन सदस्य होता है। इसको आपको याद करते हुए चलना है। अब इनका कार्यकाल क्या होता है? किनका कार्यकाल? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का। तो आयोग का अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या जब तक उनकी उम्र कितनी नहीं हो जाए, 70 वर्ष नहीं हो जाए, जो भी पहले हो वो आपके इनके कार्यकाल है मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष और सदस्य का। ये पुनः नियुक्ति के भी पात्र है, याद रखिएगा। ये आपका क्वेश्चन में लाइन आ सकती है कि ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं है मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, तो आप कहेंगे नहीं जी, मैं पढ़ के आया कि ये पुनर्नियुक्ति के क्या है, पात्र है। अपने कार्यकाल के पश्चात आयोग के अध्यक्ष व सदस्य केंद्र और राज्य सरकार में किसी भी पद के आपके योग्य नहीं होते हैं। मतलब इनको कोई भी पद और नहीं दिया जा सकता है भाई, रोक लगा दी गई। राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय हटा सकता है यदि वो दिवालिया हो जाए, अपने कार्यकाल के दौरान कार्य क्षेत्र से बाहर किसी भी आपके क्या है, लाभ के पद पर रोजगार में संलिप्त हो, मानसिक और शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, वो न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी या सजा महत्या हो, मतलब उसको सजा मिल चुकी हो, तब उसको आपका हटाया जा सकता है। इसके कार्य क्या है? मानवाधिकार के उल्लंघन की क्या करना? आप कहेंगे मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के सम्मुख प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना जिसकी वह अवहेलना करता हो। क्या करता हूं? अवहेलना। मतलब मानवाधिकार से संबंधित उल्लंघन होगा उसकी जांच करेगा, लोक सेवक है तो उसकी भी जांच करेगा भाई। ये सब प्रेरणा से या न्यायालय के आदेश से कर सकता है। न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्रवाई में आपका हस्तक्षेप कर सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है। ये जेलों में, ये बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि जेल के जो कैदी है उन कैदियों से आप झाड़ू निकलवा रहे हो, वो आपका अलग हो सकता है, लेकिन आप पीट पीट के निकलवा रहे हो तो वो गलत है। उनको खाना मिल रहा कि नहीं मिल रहा है, उनको कपड़े मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, उनका शोषण तो नहीं हो रहा है, उनका मानवाधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, उसका वो अध्ययन करेगा और सिफारिशें करेगा। मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक और विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा उसके क्रियान्वयन हेतु उपायों की क्या करना, सिफारिशें करना। आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, उसके बचाव के उपाय, उनके बचाव है उस बचाव के उपायों को सुझाना।
मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियां, दस्तावेजों का अध्ययन व उनका प्रभावशाली तरीके से उनको लागू करने की सिफारिश, मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और इसे आपका क्या है प्रोत्साहित करना, ये लोगों के बीच मानवाधिकारों की जानकारी फैलाना, गोष्ठियां करना, आपके न्यूज़पेपर के अंदर बड़े बड़े आपके क्या है एड लगवाना, ये जागरूकता के लिए। मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत आपके क्या एनजीओज है, गैर सरकारी संगठन हैं, उनके प्रयासों की प्रोत्साहन देना, उनकी सहायता करना, सराहना करना, ऐसे आवश्यक कार्यों को करना जो कि मानवाधिकार के प्रचार के लिए आपके क्या हो, आप कहेंगे आवश्यक हो, उन सभी कार्यों को करना। ये मानवाधिकार से संबंधित आपका क्या है टॉपिक था। अब आपका आता नीति आयोग, ये लास्ट रहेगा। नीति आयोग आपके थोड़ा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। आपका 1 जनवरी 2015 को इसका जन्म होता है। किसका जन्म होता है? नीति आयोग का जन्म होता है, मतलब ये इसका निर्माण होता है। लेकिन ये योजना आयोग के स्थान पर आया था। किसके स्थान पर आया? तो आप कहेंगे योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया था, याद रखिएगा। इसकी स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी। यह आयोग की तरह भारत सरकार के कार्यपालिका के संकल्प के द्वारा आपका क्या है, संकल्प के द्वारा सर्जित निकाय है। क्या है? संकल्प के द्वारा, याद रखिएगा, इस संकल्प के द्वारा आपका सर्जित निकाय है। इसको याद कर लेना कि संकल्प के द्वारा सर्जित निकाय है। इसका मतलब ये ना तो आपके संवैधानिक निकाय है और ना ही आपका सांविधिक निकाय है। ये तो आपके क्या एक संकल्प है, इस संकल्प से इसको बना दिया गया है। ये आपका ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है, याद रखिएगा। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल या थिंक टैंक है। आप शब्द सुनते हो ना, थिंक टैंक, मतलब नीति निर्माण से संबंधित ये डाटा देता है, इनपुट देता है सरकार को कि ये करो, वो करो, वो सारी चीजें। ये निर्देशकीय और नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट आपके क्या है प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीति और दीर्घकालीन नीतियों कार्यक्रमों का प्रकल्प तैयार करने हेतु नीति आयोग केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक आपके तकनीकी सलाह भी देता है। राज्यों को देता है कि आप पैसा खर्च कर रहे हो, ये गलत दृष्टि से हो रहा है, इस पैसे को इस दृष्टि से आपका खर्च कीजिएगा। तो आपके क्या है, ये तकनीकी सहायता भी देता है। संघवाद की आपके फेडरलिज्म की भावनाओं को बढ़ाने की अनुरूप ये नीति की अपनी नीतिगत सोच आधार के शीर्ष ना होकर शीर्ष से आधार आपका क्या है, आधार के दृष्टिकोण को आपके क्या है रूपांतरित हो गई है। यहां कुछ गलत लिखा है इसने भाई। संघवाद की भावनाओं के अनुरूप नीति की अपनी नीतिगत सोच भी आधार के शीर्ष ना होकर शीर्ष से आधार दृष्टिकोण पर आधार पर रूपांतरित हो गई है। ये क्या है, रूपांतरित हो गई है। कहने का मतलब मैं बता देता हूं भाई, सीधा सा इसको समझो कि जो आपका था आयोग, योजना आयोग, जो आपका 2015 में आपके योजना आयोग का 1 जनवरी 2015 से आपका नीति आयोग आता है। कौन सा आयोग आता है? नीति आयोग आता है। और इससे पहले योजना आयोग था। योजना आयोग कहता है कि शीर्ष यानी जो केंद्र के स्तर पे आपका लागू किया गया कार्य, आधार यानी जो नीचे के लेवल पे लागू कर दो, यानी आपके क्या है, आपका जो फिट फॉर ऑल, मतलब जो भी चीज़ बनाई वो सभी जगह आपके डाल दो, उन सांचों में डाल दो, वो आपका बना दिया। लेकिन जो नीति आयोग है वो थोड़ा सा उल्टा है। ये कहता है कि आपका जो आधार है, इस आधार पे आपके पहले नीति बनाओ और इसको आपके सेंट्रल के लेवल पे आओ। शिकायतों का समाधान यहाँ से क्या है, यहाँ पे एनालिसिस करो, आधार की नीतियों का एनालिसिस करो और शीर्ष के ऊपर आपके लाके नीतियाँ बनाओ। यहाँ पे क्या है, यहाँ ऊपर से नीति बनती है और नीचे की तरफ जाती है। इसका मतलब इसके आउटपुट आपके ज़्यादा नहीं मिलेंगे। जब आउटपुट ज्यादा नहीं मिलेंगे तो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो आपका डेवलप नहीं हो पाएगा। जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डेवलप नहीं हो पाएगा तो राज्य राज्य के मध्य संघर्ष होगा, राज्य में जिले जिले के मध्य संघर्ष होगा, पंचायत पंचायत के मध्य संघर्ष होता। तो इसीलिए नीति आयोग आता है और नीति आयोग कहता है कि बेस से शीर्ष की ओर जाइए, यानी आपका आधार है, इस आधार से शीर्ष की ओर आपको कार्य करना है। इसके निर्माण के क्या आधार हैं कि राष्ट्र के विकास में राज्य की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। मतलब पहले क्या था कि केंद्र सरकार ही फैसला लेती थी, राज्यों को बोलती थी हम इतने पैसे देंगे, लेकिन यह नीति आयोग कहता है कि आपकी क्या है, बराबर भागीदारी है। इसलिए यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत का कार्य रूप में परिणित करेगा। मतलब सब आओ मिलकर काम करेंगे। इसलिए नीति आयोग लेके आता आपका कौन सा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, आपस में कंपटीशन होता है, ऐसे आपका लेके आते हैं ब्लॉक
आपका कौन सा आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, तो उसमें भी कंपटीशन होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और आपके क्या प्रतिस्पर्धी फेडरलिज्म, ये दोनों बढ़ते हैं। आंतरिक व बाह्य संसाधनों के एक ज्ञान केंद्र जो कि सुशासन के सर्वोत्तम प्रचालनों के कोष के रूप में तथा एक प्रबुद्ध मंडल थिंक टैंक के रूप में कार्य करते हुए सरकार के सभी स्तरों पर ज्ञान तथा रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करेगा। क्रियान्वयन संभव बनाने वाला एक सहयोगी मंच जो कि प्रगति का अनुसरण करके अंतरों को पाड़ते हुए केंद्र और राज्य के विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाकर विकासात्मक लक्ष्यों को क्या है, साझे प्रयत्नों से पूर्ति करेगा। जैसे जलदाय से संबंधित आपका मामला है तो उसके लिए आपका क्या है, जल से संबंधित आपके रिपोर्ट लेके आ जाएंगे, तो आपके जितने राज्यों के जल संसाधन विभाग हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे एसडीजी वाला मामला है तो उसमें आपके क्या है, आयोजना विभाग है वो पार्टिसिपेट करेगा। तो सब मिलके काम करेंगे, वो इसके आधार पे कार्य करने का कार्य करता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। संरचना, नीति आयोग का गठन, इसका अध्यक्ष पीएम होता है, उपाध्यक्ष वर्तमान में के सुमन है आपके प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होते हैं, और इसका जो पद होता है ना कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है, वो सुविधा मिलती है। फिर एक गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधायिका के आपके केंद्र, जहां पे विधायिका नहीं है, विधायिका जहां पे नहीं है केंद्र शासित प्रदेशों में, उस राज्यों उस केंद्र शासित प्रदेश के आपके क्या है, उपराज्यपाल शासकीय परिषद में शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषदें एक निश्चित कार्यकाल होता है, इनका संयोजन प्रधानमंत्री करते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का संयोजन मोदी जी इसलिए करते हैं, पीएम साहब इसलिए करते हैं कि राज्यों के बीच में आपस में विवाद होता है, कभी पानी को लेके, कभी सीमा को लेके, उसका समाधान किया जा सके। कुछ विशिष्ट आमंत्रित आपके क्या हैं, इसमें सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक आपका सांगठनिक ढांचा क्या है, राज्य मंत्री के पद के समकक्ष होते हैं। अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2 जो कि प्रमुख विश्वविद्यालय शोध अध्ययनों से संबंधित। पदेन सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 आपके सदस्य, जैसे आपके कौन है, आप कहेंगे नितिन गडकरी है, आपके कौन है, आपके इसके अंतर्गत नितिन गडकरी है, और आपके क्या है, शिवराज सिंह चौहान हैं वर्तमान में आपके इसके आपके क्या है, आपके पदेन सदस्य हैं। और कौन है भाई, आपके खट्टर साहब है, मनोहर लाल खट्टर है, तो इसके क्या पदेन सदस्य है। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, इसके सीईओ एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त होता है। क्या होता है, नियुक्त होता है, याद रखिएगा। अब नीति आयोग के उद्देश्य क्या है, ये राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय सहभागिता से राष्ट्रीय विकास को प्राथमिकता देता है। क्या है, प्राथमिकता देता है। ये सहकारी संवाद स्थापित करने के लिए सतत आधार पर राज्यों के साथ संरचित सहयोग पहलों और प्रक्रियाओं को क्या देता है, बढ़ावा देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपका आकांक्षी जिला कार्यक्रम, कौन सा आकांक्षी जिला कार्यक्रम है, ये आपके क्या है, एक अच्छी पहल है। ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के सूत्रण के लिए प्रक्रियाओं का विकास, ये सुनिश्चित करना कि जो भी क्षेत्र या विषय इसे संदर्भित किए जाते हैं आर्थिक रणनीति और नीति में राष्ट्रीय क्या है, सुरक्षा हित है। हमारे समाज के उन वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखना जो कि आर्थिक प्रगति के आपके क्या है, पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हुए हैं, उनका आपके क्या है, विशेष तौर पर आपका ध्यान रखा जाता है। यह नीति आयोग की क्या है, आप कहेंगे उद्देश्य है। रणनीतिक और दीर्घकालीन नीति कार्यक्रम रूपरेखा और पहलों के डिजाइन करना तथा उसकी प्रगति और आपका सक्षमता का अनुश्रवण करना, कहां तक पहुंचे, इसलिए आपके क्या रैंकिंग जारी की जाती है। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समान सोच वाले थिंक टैंक, साथ ही शैक्षणिक और नीतिगत शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना और आवश्यक सलाह देना। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों, अभ्यासियों और अन्य साझेदारों के सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमिता पूर्ण समर्थक प्रणाली का क्या है, सर्जन करना। क्या करना भाई, इस प्रणाली का आपके सर्जन करना, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत ये महत्वपूर्ण आपके क्या है, जो आपके भारत के आयोग थे, नीति आयोग के बारे में देखा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में देखा, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में देखा, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में देखा। आपके कौन सा है, आप कहेंगे महालेखा परीक्षक के बारे में, केग के बारे में देखा, और निर्वाचन आयोग के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। तो एक छोटी सी क्लास के अंदर आपके सारे महत्वपूर्ण आयोग थे, उन छोटी सी क्लास में मैं समराइज करने की कोशिश की कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाएं, और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। मैंने बताया क्या बन सकता है, लाइनों से प्रश्न बन सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में क्या है, साझा की है। तो अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करो भाई थोड़ा, और लाइक
लाइक करो और सब्सक्राइब करवाओ कि यहाँ पे जो कंटेंट है वो फ्री में दिया जा रहा है। और RS प्री का पूरा कोर्स फ्री में चल ही रहा है। इकोनॉमिक सर्वे कर लिया, बजट कर लिया हमने, राजस्थान पॉलिटी कर लिया, भारत का संविधान है उसके जितने आपके टॉपिक है उसमें 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, वो सारी चीज़ें हो गई। करंट अफेयर्स हमारा चल रहा है। तो हम काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं और चीज़ें आपकी क्या है और करने वाले हैं। साइंस की आगे एक मैराथन क्लास आएगी, कंप्यूटर से संबंधित आपके CT की क्लास हमने लगवा दी है। तो वो सारी चीज़ें चल रही है। फिर मैथ रीजनिंग भी लगवाएंगे। CT का एक बार आपके पेपर हो जाए तो आप थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो भाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।